पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। 17 रुकनी स्क्वाड है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नए प्लेयर्स नजर आएंगे, लेकिन साथ ही हमें अपने प्लेयर जो सीनियर थे, जो हम सोच भी नहीं थे सकते जिनको एशिया कप से ड्रॉप किया जाएगा, उनको ड्रॉप कर दिया गया। एक तरफ से ये एक अच्छी चीज़ भी है, मैं आपको स्टैट्स के साथ ये चीज़ साबित करके दिखाऊंगा। ये 2 दिन पहले की खबर है, आपने सारा जो स्क्वाड है वो देख लिया होगा। मैं इसमें लेट हो गया, कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं ये कवर नहीं कर पाया। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। स्क्वाड सारा आपने सुना होगा, उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करेंगे बाबर और रिजवान, जिनके ड्रॉप होने पे काफ़ी शोर मचाया हुआ है उनके फैंस ने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आप देखें तो अगर उनको डिवाइड किया जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पूरी के फैंस एक साइड पे और बाबर रिजवान के फैंस एक साइड पे, मतलब इतने ज़्यादा बाबर और रिजवान के फैंस हैं। इवन इस टाइम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में जलील हो, ये हार जाएं। वही लोग चाह रहे हैं जो कि बाबर और रिजवान के फैन हैं। जो असल क्रिकेट का फैन होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट को जीतते हुए देखना चाहता है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम हारे, स्पेशली ये हमारी यंग टीम जो है वो हारे वहाँ पे ऐसी कंडीशंस में जाके। बाबर रिजवान एक अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन वो उनका टाइम गुजर चुका है। T20 में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि मैं ये बात आपको अपना कोई ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं आपको ये बात स्टैट्स के साथ बताऊंगा। पिछले कोई 8 सालों से जितने भी टूर्नामेंट्स हुए उन सब में हमें बाबर और रिजवान दोनों नजर आए। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ 2025 में कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया गया एशिया कप से, जिस वजह से हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स ने शोर मचाया। पर राशिद लतीफ़ ने लाइव टीवी शो पे इस हद तक कह दिया कि बाबर और रिजवान एक टांग पे भी खेलें तो इन प्लेयर्स से अच्छे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लेयर्स हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिन्हें हमें बैक करना चाहिए। इन्होंने अभी कुछ 14-15 मैचेस खेले होंगे, जिसमें कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा किया, कुछ में गंदा किया, लेकिन ऐसे नहीं आप कह सकते जो प्लेयर्स हमारे पिछले 8 सालों से फेल हो रहे हैं वो इनसे बेहतर हैं। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। आप उन बंदों को बैक कर रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट आप देख लें, ऐसे टूर्नामेंट्स में इतना गंदा स्ट्राइक रेट है। बाबर और रिजवान बायलैटरल में बहुत कमाल प्लेयर्स हैं। बायलैटरल में इनके स्टैट्स देखें, इनका स्ट्राइक रेट देखें, इनकी एवरेज देखें तो ये आसमानों को छू रहे होते हैं। लेकिन जब ये टूर्नामेंट में आते हैं, अब बाबर के आप टूर्नामेंट्स के स्ट्राइक रेट उठा के देखें, मैं आपको उसका स्टैट दिखा भी दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं किसी में 93 का स्ट्राइक रेट था, किसी में 69 का स्ट्राइक रेट, 110, 109 का, 118 का, इतना स्ट्राइक रेट रहा उस बंदे का। दूसरी तरफ आप रिजवान की बात करें तो वो बंदा आज तक कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में उसकी 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं गई, मतलब आप उसकी एवरेज निकाले तो ये हमारे वो प्लेयर्स हैं जो T20 में मगरमच्छ बन के बैठे हुए थे, जो कभी ये कोई सोच नहीं था सकता कि इनको कोई हिला सकता है। मैं खुद नहीं था कभी सोच सकता कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन उनको कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी टीम की भलाई है इसमें। हाँ, वर्ल्ड कप आगे आने वाला है। अगर आपके ये प्लेयर्स, ये यंगस्टर्स इस अल्लाह ना करे इस एशिया कप में फेल होते हैं या इस ट्राई नेशन सीरीज में फेल होते हैं तो अब आप इनको दोबारा आजमा सकते हैं, वो भी इस बेस पे अगर ये कहीं पे परफॉर्म करके आए। जैसे इन्होंने बिग बैश लीग में हिस्सा लिया हुआ है, वहाँ पे अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, कोई 1-2 100 लगा देते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं, तो तब इनकी एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस होगी जिसकी बेस पे आप इनको टीम में वापस ले सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम में आने के लिए जो एक क्राइटेरिया होता है उसकी कोई समझ नहीं आती। जैसे अब मोहम्मद नवाज की समझ नहीं आई, वो इस स्क्वाड में फिर से आ गया, लेकिन उस बंदे की कोई समझ नहीं आई कि कौन से ऐसे उसने तुरे मार दिए थे जिसकी वजह से उसको टीम में ले लिया गया। बाबर और रिजवान के अलावा नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया, जो अच्छी बात है। मुझे एक तरफ से दुख भी होता है कि हमारे पास इतना अच्छा यंगस्टर एक टैलेंट आया था जिसने अपने आप को खुद ज़ाया किया। ये बंदा अपनी फिटनेस पे काम ही नहीं करता यार। इन बंदों को शक्ल अच्छी होने की वजह से ब्रांड्स मिल रहे थे, इन्होंने सोचा कि हमें क्या ज़रूरत है हमें खपने की, अपने आप को थकाने की या फिर एथलीट बनने की, अपने आप को फिट रखने की। ये सिर्फ उसी अपनी शक्ल के बेस पे, अच्छे ब्रांड्स की बेस पे ये इनको ब्रांड्स मिल रहे थे और ये उसी फूंफा में थे। इनको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हम टीम से भी ड्रॉप हो सकते। अब देख लें फाइनली ये ड्रॉप हो चुके हैं। मुझे दुख होता है अपने बड़े लेजेंड्स को देख के, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो ऐसे ट्वीट्स करते हैं कि बाबर और रिजवान आधी टांग पे खेल लें तो बाकी पूरी टीम के बराबर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो यंग प्लेयर्स को हमने मौका दिया है, अगर अल्लाह अल्लाह करके हमने वसीम जूनियर को, सुफियान मुकीम को, ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया है तो मेहरबानी करके इनको बैक करें। आप इंडिया की टीम देख लें, पूरी की पूरी नई टीम है, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं उनको समझ नहीं आती कि हमने खिलाना किसको है, मतलब ऐसे तगड़े स्ट्राइक रेट्स वाले प्लेयर्स हैं। और T20 में आजकल यही क्रिकेट चलती है। अब हमारे बाबर और रिजवान वो यही सोचते थे कि ये आहिस्ता बहुत आराम से सुकून से खेलने वाली क्रिकेट है, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसी नहीं है। वहाँ पे आते ही आपको मारदार करनी पड़ती है। मतलब आप ये रिसेंटली एक सीरीज़ हो रही थी
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें आप देखें ब्रेविस ने इतनी तगड़ी सेंचुरी मारी, आखिरी 4 गेंदों पे 4 छक्के लगा दिए। मतलब हमारे प्लेयर्स आप देखें इनकी मेंटालिटी ही चेंज होती है कि हमने 1 छक्का लगा दिया, 1 ओवर में बहुत है, अगली 5 गेंदें चाहे ये मिस कर दें। लेकिन जो प्लेयर होते हैं T20 की मेंटालिटी वाले, जो इंटेंट वाले प्लेयर्स होते हैं, वो आते ही अगर उनको 1 लग गया वो दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे, ऐसे ही मैच 1 साइडेड वो जीत जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर की हमें ज़रूरत है। जैसे हमारी टीम में इस टाइम है मोहम्मद हारिस है, साइम अयूब है, हसन नवाज है। इवन मुझे हसन नवाज की बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह करे ये इंडिया वाले मैच में एक तगड़े तरीके से फिनिश करके आया, जैसे ये PSL में कर रहा था, जैसे इसने बांग्लादेश के खिलाफ किया, जैसे इसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया। हाँ, वेस्ट इंडीज़ से भी हम सीरीज़ हार गए, ODI सीरीज़ 1992 के बाद, अब आके हारे। ये भी मैंने ये खबर भी मिस कर दी थी सिर्फ मसरूफियत की वजह से। तो हमारी ये टीम हमारे बाबर और रिजवान के साथ इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पिछले 5-6 टूर्नामेंट आप उठा के देख रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे, इवन USA से हार गए, जिन्होंने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला था, उनसे भी हम हार गए। फिर हम बांग्लादेश से अपने घर में हारे, फिर हम वेस्ट इंडीज़ से हारे। कोई ऐसी टीम नहीं रही दुनिया में जिससे हम ना हारे हों, छोटी टीम। अब जो आगे छोटी टीमें आ रही हैं, कीनिया और ऐसी कोई टीम, उनसे हारना रह गया, बाकी हम सब टीमों से हार चुके हैं। और मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि तब जब हम इन टीमों से हारे, तब हमारे बाबर रिजवान टीम में खेल रहे थे, और उन्हीं मैचेस में इन बंदों के 90+ के स्ट्राइक रेट थे। मतलब जहाँ पे आपको 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, वहाँ पे ये बंदे 109, 118 इतना स्ट्राइक रेट खेल रहे थे। अब कंपैरिजन किया जा रहा है सलमान अली आगा का बाबर आजमी के साथ, यार कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर काफ़ी अरसे से खेल रहा है और वो तगड़ा प्लेयर है, वो अपनी लीग का प्लेयर है, लेकिन आप उसके इतने ज़्यादा स्टैट्स को आप ये जो सलमान अली आगा के 14-15 मैचेस के स्टैट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नया, एक आप कह सकते हैं नया दांत। जैसे मतलब आपने जानवर रखे हुए, उन्होंने आप एक नया जानवर रख लेते हैं, जिस वजह से आपको एक नया दांत मिल जाता है, और वो आपकी एक नस्ल लेके चलता है, जिसमें आपका एक नया कुंबा तैयार हो जाता है। तो यही सेम सीन है। सलमान अली आगा अच्छी साफ़ सुथरी नई मेंटालिटी के साथ आया हुआ है, वो एक ब्रेव कैप्टन है। मतलब पिछले कैप्टन की तरह देखा जाए, उनसे कंपेयर किया जाए, तो ये एक ब्रेव कैप्टन है। तो इसकी मेंटालिटी आप देखें, ये प्लेयर भी अच्छा है, तो इसको मौके मिले, ये अच्छा प्लेयर बन के दिखाएगा आपको। ये अगर अल्लाह करे ये हम एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद आपको नज़र आएगा यही प्लेयर्स, यही जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फिर यही जो फैंस हैं, वो सारे इस तरफ आ जाएंगे। वो कहेंगे कि वाकई हमने अच्छा किया अपनी टीम को बैक करके, इन यंगस्टर्स को बैक करके। मैं आपको स्क्वाड सुना देता हूँ एक दफ़ा। सलमान अली आगा कैप्टन हो गए, उसके बाद अबरार अहमद जो कि स्पिनर है, और स्पिनर हमें मदद भी देंगे UAE की कंडीशन में, हमें जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसमें भी मदद देंगे, और उसके बाद एशिया कप में भी। उसके बाद आ जाता है फ़हीम अशरफ। इस बंदे की नहीं समझ आती, क्योंकि ये जब बॉलिंग में अच्छा करता है, बैटिंग में गंद कर देता है, बैटिंग में अच्छा करता है तो बॉलिंग में गंद कर देता है। ये मैंने एक चीज़ नोट किया, जब से माइक हसन आया, उसने काफ़ी ज़्यादा इन्हसार किया अपने ऑलराउंडर्स पे, और ऑलराउंडर्स इसने भर दिए। पूरी प्लेइंग 11 हमारी तकरीबन 5-6 ऑलराउंडर्स होते थे, जो कि हम उस चीज़ में नाकाम रहे। अब हमें चाहिए कि इस गलती से सीखें। अब हमें एक ही प्लेइंग 11 में 2-3 ऑलराउंडर्स नहीं खिलाने चाहिए। जैसे हम खुशदिल शाह को अगर खिला रहे हैं, तो हमें उसके साथ नवाज़ को नहीं खिलाना चाहिए। फिर आ जाते हैं फ़खर ज़मान। मुझे लगता है कि ये फिट हो चुके हैं, इसलिए इनको टीम में दोबारा वापस ले लिया गया। हारिस रऊफ के बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं कि ये इसको कोट पड़ती है, ये हमारा एक्सपेंसिव बॉलर रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हारिस रऊफ वाहिद पाकिस्तानी बॉलर है जो अब 140 से 150 की गेंद फेंक सकता है। इसके अलावा हमारे पास इस टाइम कोई बॉलर नहीं है जो कि आके 140 से 150 की गेंद फेंक सके इस स्क्वाड में, इस 17 रुकनी स्क्वाड में। हसन अली एक सीनियर प्लेयर है, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई जूनियर है या फिर काफ़ी अर्से के बाद कम बैक कर रहा है, कुछ भी नहीं। ये एक तगड़ा सीनियर प्लेयर है, ये एक आपका मेन बॉलर है। अगर ये बंदा अल्लाह ना करे फेल हुआ, तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट पीछे पड़ी हुई है अब्बास अफरीदी, जिसको टीम में नहीं लिया गया, जो कि लेना चाहिए था। मुझे दुख हुआ अब्बास अफरीदी टीम में क्यों। फिर हसन नवाज जो कि एक तगड़ा फिनिशर है, और इंशाल्लाह ये हमें एशिया कप में अच्छे मैचेस फिनिश करके देगा। खुशदिल शाह ने पिछले काफ़ी अर्से से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दी काफ़ी मैचेस में। मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, गेंद के साथ, बल्ले के साथ कुछ ना कुछ वो खेल रहा है। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद हारिस आ जाता है, जो कि निडर प्लेयर है। वो आते ही मारना शुरू कर देता है, अच्छी तरीके से चौके छक्के लगाता है। ऐसा प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। जैसे आपकी टीम में 1-2 प्लेयर होते हैं जो टाइम लेके खेलते हैं, ऐसे ही आपके पास 1-2 प्लेयर ऐसे भी होने चाहिए जो बिल्कुल टाइम नहीं लेते, हर गेंद पे मारते। मोहम्मद नवाज वही सेम बात कि इसकी आने की समझ नहीं थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, गेंद के साथ अच्छा परफॉर्म किया। अल्लाह करे ये बंदा हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दे और शदाब से हमारी जान छूटी ही रहे, यही पक्का। मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई, इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये
ऐसा बंदा है जो कि 2022 के बाद से तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए, और इसको मौके नहीं दिए जा रहे, इसको ज़ाया किया जा रहा है, इसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से एक नाअहली भी हो सकती है। लेकिन अब ये आ गया तो इसकी बहुत खुशी हुई है। साहिबजादा फरहान जो कि अपनी ज़िंदगी की एक प्राइम फॉर्म में चल रहा है, अगर यही फॉर्म ये कैरी करके चलता है तो हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में भी अच्छा खेलते हुए नजर आएगा, और उसके बाद एशिया कप में आ जाता है साइम अयूब और सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा मुझे इस पे डाउट भी है और इस पे कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि ये ऐसा बॉलर है जिसने आपको रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन डाउट ये है कि अगर आप एशिया कप में बड़े मैचेस में, इंडिया जैसे मैचेस में आप बॉलिंग करते हैं तो तब आप कांप रहे होते हैं, मतलब इतना शोर होता है, इतना एक प्रेशर सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपके हाथ से गेंद फिसल सकती है, मतलब वहाँ पे नर्व्स को कंट्रोल करना और वहाँ पे बॉलिंग अच्छी करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दिन जाएं और जाके इंडिया के खिलाफ गेंदें करवाने लग जाएं, आपका पूरा जिस्म एक दफ़ा काम जाता है। तो सलमान मिर्ज़ा को आप ट्राई नेशन सीरीज़ में ट्राई करें, लेकिन एशिया कप में आप उसे रहने दें। अगर ये ट्राई नेशन सीरीज़ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे देता है, फिर आप इसको हसन अली की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आ जाता है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिसने हमें जितवाया हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया तो साथ ही शाहीन को भी ड्रॉप करते। भाई नहीं, शाहीन का ड्रॉप होना नहीं बनता, क्योंकि शाहीन एक ऐसा बॉलर है जिसने आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। जैसे आप एशिया कप में उसके डेथ ओवर्स का मसला है, उसको मैं एडमिट करता हूँ, मैं नहीं कहता कि नहीं वो बहुत तगड़ा बॉलर है, लेकिन वो ऐसा बॉलर है जो आपको आके शुरू में एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, उस स्टार्ट की वजह से आप मैच जीत सकते हैं। जैसे उसने किया भी है, कई मैचेस में इंडिया के खिलाफ उस बंदे ने शुरू में हमें 2-3 विकेटें ले देता है और वहाँ पे उनका टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाता है और बाद में वो क्रम्बल कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम उसको मौका दिया गया, अच्छी बात है, और उसको प्लेइंग 11 में भी डालें, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि शारजा और यूएई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपके स्पिनर्स चाहिए होते हैं और आपके इन्हीं स्पिनर्स ने आपको मैच जितवाना है। अब हमारे पास 2 प्रॉपर स्पिनर हैं, एक अबरार अहमद और दूसरा सुफियान मुकीम, इन दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। मैं यही चीज़ें थी, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।